दोस्ती वो रिश्ता होता है जिसको करने के वक्त हम ये नहीं जानना चाहते और न जानते हैं कि जिससे हम दोस्ती करने जा रहे हैं वो किस जाति, धर्म, समाज, समुदाय और क्षेत्र से आता है। लेकिन अब आपको जानना होगा। मेरे स्टूडियो का एक पक्ष, इस वीडियो का एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष, पिछले साल आपने वक्फ पर हंगामा सुना होगा और नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ कानून में संशोधन कर रही थी। तर्क ये था कि वक्फ में जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग एक ही पंथ, समाज, धर्म के हैं। दूसरे धर्म का प्रतिनिधि वहां पर कोई नहीं है, लिहाजा वहां दूसरे धर्म का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। केंद्र सरकार का मामला था। उनका कहने का मतलब ये था कि वक्फ के कानून के तहत जो बॉडी है उस बॉडी में हिंदुओं का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर हिंदुओं की जमीन चली जाएगी तो सुनने वाला कौन होगा? केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2026 में एक वक्फ कानून लेकर आई है, एक नियमावली लेकर आई है जिसकी तुलना हम सीधे सीधे वक्फ कानून से कर रहे हैं। यूजीसी ने एक नियमावली लाया है और उस नियमावली का लब्बो-लुआब ये है कि अब हर महाविद्यालय, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक समानता समिति, इक्वलिटी कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी वनवासी समाज के लोग हो, महिलाएं हो, दिव्यांग हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि हो और जो शेष बच गए वो न हो। ये लाया क्यों गया, इसको भी जरा समझिए। ये लाया इसलिए गया है कि 2016 में रोहित वेमुला नाम के एक शख्स, एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली थी और शायद उन्होंने अपने सुसाइडल नोट्स में लिखा था कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट या वर्ण आधारित डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से प्रताड़ित महसूस करके वो आत्महत्या करते हैं। उसके बाद 2019 में पायल ताड़वी नाम की एक लड़की आत्महत्या करती है और इन लोगों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया। इनकी वकील बनती हैं इंदिरा जयसिंह। वो कहती हैं कि 2012 में जो यूजीसी ने रेगुलेशन लाया था कि एक स्वच्छ माहौल हो, स्वस्थ माहौल हो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ाई लिखाई को लेकर, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो कानून अब कमजोर पड़ गया, वो नियम अब कमजोर पड़ गया। नया नियम बनाया जाए। 2025 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को आदेश देती है कि आप 2 महीने के अंदर में अपना नियमावली बनाइए, जिस नियमावली से यह स्पष्ट हो कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के अंदर अब जातिगत भेदभाव के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता जाएगा। आ गया नियम आ गया। नियम यह आ गया कि अगर किसी दलित, महादलित, आदिवासी समाज के बच्चे को लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे जातिगत भावना से देखने, सुनने, समझने और उससे बात करने की कोशिश की है तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। उसकी शिकायत 24 घंटे के अंदर सुनी जाएगी। देश भर में बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए होता है, वहां पर भेदभाव के लिए नहीं होता। और अगर भेदभाव कोई करता है तो उसके लिए वाजिब कानून है। नया कानून क्यों बनाया गया? अब इन तमाम चीजों को हम लेकर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे सर। हम ये समझना चाहते हैं कि ये कानून लाने की नौबत क्यों पड़ी और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, नैसर्गिक नियम कहता है कि न्याय में कोई जाति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और जाति के आधार पर ही न्याय करने की आधार रखी जा रही है और ये और कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी कर रही है। यह बिल्कुल तर्कहीन है, क्योंकि जिस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, अपराधी बनने नहीं जाते। और ये कानून या जो नियम की स्थिति में जो आ गया है, ये ऐसा करने का मतलब है कि हम जिस तरह से पढ़ाई के लिए वहां अग्रसर होंगे, अपराधी बनने का कहीं ना कहीं दिमाग में एक कीड़ा तो जरूर आ जाएगा कि फलाने से यदि हमने ऐसा कुछ कहा तो फलाना केस करेगा और हमको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। कोई लड़का इंटर का विद्यार्थी हो, +2 का और ग्रेजुएशन का, जहां उसके पूरे व्यक्तित्व का बीजारोपण होता हो, उसी समय
यदि ऐसी सोच उसके दिमाग में आती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जिसकी सरकार है और जिसके आदेश पर ऐसा किया गया है, कहती है कि हिंदू एकजुट हों और इसकी सबसे बड़ी बाधा जाति है। इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, जातीय व्यवस्था के कारण ही हिंदू आज कमजोर पड़ा है। और ये कानून क्या कहता है, ये नियम क्या कहती है कि जाति के आधार पर न्याय तय होगा और जाति के आधार पर आपके ऊपर दोषारोपण होगा, जाति के आधार पर। जो जो मैंने सुना है, इसको जितना मैं समझा हूं, मूल भावना इसकी ये है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अंदर स्वच्छ माहौल हो और सबको समान अवसर मिले। बिल्कुल कहा जा रहा है कि सबको समान अवसर मिले, तो फिर ऐसा क्यों नहीं कानून बना दिया जाता है? मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगा कि एक कानून हो कि कोई किसी के साथ भेद नहीं करेगा। भेद शब्द को ही डिलीट करने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है? ये कोशिश क्यों हो रही है कि इसके साथ भेदभाव ना हो, इसके साथ भेदभाव ना हो, क के साथ हो, ख के साथ नहीं हो, ग के साथ हो, घ के साथ नहीं हो। ये जो बुके में भेदभाव मुक्त किया जा रहा है, इसके पीछे कोई राजनीति है या वो जो कहा जा रहा है कि सदियों से एक परंपरा चली आ रही है और उस परंपरा को ध्वस्त करने के लिए कुछ न कुछ गलत करना होगा? ये वही लॉजिक है इसके पीछे। अब आजादी के 7 दशक के बाद भी यदि आप भेदभाव में ही उलझे हुए हैं, आखिर ये स्थिति लाने के लिए यदि ऐसा है तो जिम्मेवार कौन है? और भेदभाव रखते हुए कैसे आप मिटा सकते हैं? आप एक रूपता लाएंगे तब तो भेदभाव मिटेगा। लेकिन जिस कमिटी की बात आप कर रहे हैं, जिसके कमिटी के कंस्टिट्यूएंट की बात आप कर रहे हैं, उसमें विभेद है। तब जहां विभेद रख रहे हैं वहां न्यायपूर्ण माने समानता की बात कैसे आप कर सकते हैं? ये बिल्कुल राजनीति है और ओछी राजनीति है। आप राष्ट्र की बात करते हैं और विभेद के आधार पर खड़ा राष्ट्र कब तक आपके साथ टिका रहेगा और वो कितना मौलिक होगा? बात तो सही है कि इस तरह की बातें आनी ही नहीं चाहिए। यदि ऐसा विभेद है, मैं इनकार नहीं कर सकता हूं कि विभेद नहीं हो रहा होगा, लेकिन विभेद तो किसी के साथ। अच्छा, ऐसा है क्या, चूंकि जो सेंट्रल पार्लियामेंट की जो केंद्र सरकार की जो एजुकेशन कमेटी है, जिसके मेंबर बांसुरी स्वराज भी हैं, रविशंकर प्रसाद भी हैं, संबित पात्रा भी हैं और भी कई लोग हैं, ये लोग इंदिरा जयसिंह के तर्कों के जाल में फंस गए। ये लोग विपक्ष की ओर से जो दलित महादलित और ये जो राजनीति का राग आलापा जा रहा है, उस जाल में फंस गए और फिर एक तरीके से ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट कर दी जिस पॉलिसी का मतलब ये निकल कर आ रहा है कि इस देश में 17% या 15% या 20% आबादी के लिए कोई स्थान नहीं है, आप अपना जगह कहीं और खोजिए। अब तो बड़ा मुश्किल सवाल है कि हम कहां जाए भाई। 17-18% वाले का भी तो यह देश है और देश निर्माण में उनकी एक भूमिका रही है। यदि आप इससे इनकार कर सकते हैं तो बांसुरी स्वराज या रविशंकर प्रसाद किस वर्ग से आते हैं? मैं यही तो कह रहा हूं कि ये वोट बैंक की राजनीति में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए इन लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आई क्या कि आप साधन संपन्न हैं, हो सकता है कि आपके परिवार पर आने वाले 10-20 साल में इस तरीके का कोई संकट नहीं आ सकता, आप बड़े आदमी, आपके बच्चे विदेश पढ़ते होंगे, लेकिन जिन मतदाताओं के आश्रय आप जीत कर गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ सवर्णों के वोट के आश्रय जीत के गए हैं, इस प्रक्रिया से जो ये प्रक्रिया लेके जो ये कानून नियम लेके आया है, इससे ये भी तो हो सकता है ना कि कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता हो और कोई विद्यार्थी राजनीति करना चाहता हो और जाति की राजनीति कैसे की जा सकती है, इसका ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा कॉलेज। बेहतरीन नींव रखी जाएगी इस बात की। ये जो कानून बनने वाला है या जो अध्यादेश आया है, इसके माध्यम से कई ऐसे नेता उभरेंगे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब जब ऐसी बातें आती है, वो मंडल हो या किसी ऐसे रिजर्वेशन का, कई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन जातीय विद्वेष समाज में फैलाना, जातीय उन्माद की ओर प्रेरित करना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस बात को भी रिपीट कर रहा हूं कि 2018 में यही केंद्र सरकार एससी एक्ट में 2 दर्जन से ज्यादा बदलाव लाई, क्योंकि इस बात को जानती है, कई जगह आ चुका है कि एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। हम आपको रोकेंगे। मायावती चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती दलित वर्ग से नहीं, बिहार की भाषा में कहें तो महादलित वर्ग से आती हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने कहा था कि दलित एक्ट का, हरिजन एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। ये एक प्रबुद्ध
व्यक्ति जो कि अपने ही समाज के लिए संरक्षण के लिए बने हुए कानून के दुरुपयोग के बारे में पर्दा उठा रहा था, उसके बावजूद आज उस कानून को बदस्तूर जारी रखा गया है और उसके दुरुपयोग हो रहे हैं। एक और हथियार दे दिया गया। अब एक सवाल ये है, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इसके लिए सुझाव मांगे गए थे, हालांकि सुझाव कहां मांगे जाते हैं ये आज तक मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब प्लेटफॉर्म पर मैं सक्रिय रहता हूं, आज तक सरकार कहां का सुझाव मांग रही है ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे तक कोई सुझाव मांगने नहीं आया, ना मेल के माध्यम से, ना मैसेज के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। लेकिन खैर, सुझाव मांगा गया, 391 सुझाव इसमें आए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय सुझाव मांगा जा रहा था, उस समय पूरे ड्राफ्ट में एक लाइन यह लिखा हुआ था कि अगर शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई गई तो उन पर दंड निर्धारित किया जाएगा, उनको कॉलेज से रस्टिकेट भी किया जा सकता है। लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया तो उसमें से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ऐसा क्यों? ये दिलचस्प है, दो चीजें उसमें जोड़ा गया जी। उस ड्राफ्ट में। ओबीसी और यदि गलत पाया जाए, जैसा आपने कहा, तो उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। इन दोनों चीजों को हटाया गया जी, बहुत सुनियोजित तरीके से। तो ओबीसी को इसमें रखने का क्या मतलब है? मैं इसी बात से तो आपको मैंने ये कह रहा हूं कि एससी एसटी को आपने रखा, ठीक है, लेकिन ओबीसी अभी तक ओबीसी ही है। आप मंडल दिए हुए इतना वर्ष बीत गया, फिर भी आप मान रहे हैं कि वो कमजोर है। नहीं, तो उनको संरक्षण नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ उस बॉडी में होंगे शामिल जो बॉडी इन तमाम चीजों को, किसी के आरोप का निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी। जो 24 घंटा में, जैसे कोई दलित महादलित वर्ग का व्यक्ति, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ग का लड़का अगर ये कंप्लेन करता हो कि अमुक व्यक्ति ने जातिगत भावना से मुझे देखा, बोला, सोचा, समझा, जो भी उसका कंप्लेन हो, उस कंप्लेन को रीड आउट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो कमिटी होगी, उस कमिटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस, ये तमाम वर्ग के सदस्य होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये आरोप की श्रेणी में तो ओबीसी भी आ सकते हैं, इस आरोप की श्रेणी में तो दिव्यांग भी आ सकते हैं, और इस आरोप की श्रेणी में ईडब्ल्यूएस के भी लोग आ सकते हैं। तो इन लोगों को भी उसमें रखने का क्या मतलब है? जब इन लोगों को रखा ही था तो भाई जो जनरल वर्ग के जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिनको आप गिनते नहीं हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके बारे में आप ये साहस नहीं जुटा पा रहे हैं बोलने के लिए कि आप अरब सागर या हिंद महासागर में जाके जल समाधि ले लीजिए, उनको भी जब तक भगा नहीं रहे तब तक रख लेते। इसमें क्या आपत्ति थी? इसमें इसका केवल एक कारण है कि आप वोट की राजनीति में पिछड़े हैं। आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। आप जिस दिन एकजुट हो जाएंगे, जो होना नहीं है जी, सवर्ण कभी एकजुट नहीं हो सकते हैं जब तक आप मुस्लिम वोट की तरह एक बैंक नहीं बन जाते हैं, जिस तरह दलित वोट की तरह वोट बैंक नहीं बन जाते हैं, तब तक आप इसी तरह झेलेंगे। और हमारी रहनुमाई करने वाले जो सांसद हैं, जो वहां प्रतिनिधि हैं, वो मौन होंगे। अब उसका कारण क्या है, बेहतर वो बता सकते हैं। लेकिन 500 से ज्यादा जाति है, उससे ज्यादा कई उपजातियां हैं। हम पहले से ही बटे हुए हैं, और इस कानून अध्यादेश के द्वारा आप और क्या करना चाहते हैं, देश को कहां ले जाना चाहते हैं, यह तो सवाल उठेगा ही। आरोप अंग्रेजों पर लगता है कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। एक फैक्ट मैं बता रहा हूं, 2007 में एक थोरात समिति बनी। उस समिति ने छात्रावासों में भोजनालय और खेल के मैदान पर या खेल की प्रतियोगिता में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कही थी। इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की कोशिश होती तो निश्चित तौर पर स्वागत होना चाहिए था, लेकिन जो कोशिश की गई है उस कोशिश से डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ रहा है। एक व्यक्ति, एक छात्र जो कि होनहार हो सकता है, लेकिन उसको विश्वविद्यालय में उसके प्रवेश करते ही उसको कुछ एक ऐसे हथियार दे दिए जा रहे हैं, जिस हथियार का प्रयोग करना जब वो शुरू कर दिया तो यकीनन किताब का प्रयोग करना वो बंद कर देगा। पहली बात। दूसरी बात, क्या संरक्षण सिर्फ एक वर्ग विशेष को चाहिए? जेएनयू की दीवारों पर जब लिखा गया कि ब्राह्मणों देश छोड़ दो, तो क्या ब्राह्मणों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी? सिनेमा में जब ठाकुरों को सिर्फ और सिर्फ क्रूर ही दिखाया जाता है, ब्राह्मणों को सिर्फ और सिर्फ चतुर ही दिखाया जाता है, वैश्य को सिर्फ और सिर्फ ठग ही दिखाया जाता है, तो उनको संरक्षण की जरूरत नहीं होती है क्या? ये भी तो एक तरीके से पब्लिक डोमेन में नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि इस जाति का मौलिक चरित्र क्या है। अगर जो ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ धूर्त, पाजी,
कनिंग दिखाया जाए, वैश्यों को सिर्फ और सिर्फ ठग दिखाया जाए, राजपूतों को सिर्फ और सिर्फ क्रूर दिखाया जाए, तो ये भी तो एक तरीके से मानसिक आघात है। इस आघात के लिए कौन सा मरहम लेके आएगी सरकार, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इन आघातों से आहत होने वाले लोगों के लिए एक नम्र निवेदन मेरी ओर से यह है कि आप आघात सहने के लिए अपनी पीठ को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कानून यूजीसी ने एक ऐसा चाबुक तैयार किया है जिस चाबुक से मारने वाला व्यक्ति जब तक चाहेगा आप पर सोटा लगाएगा, और अगर जो कोई कह दे कि आपने गलत तर्क पर सोटा लगा रहा था तो पान खा के थूकते हुए आगे बढ़ जाएगा, कहेगा कि हाँ कुछ कंफ्यूजन था। इस वीडियो में इतना ही, सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये देश भर में बवाल मचने वाला है। हम नहीं चाहते हैं कि बवाल मचे, लेकिन कुछ लोग ऐसा चाहते हैं। हो सकता है कि जो पिछले 3-4 साल से विपक्ष के द्वारा दलित वोट बैंक को लेकर जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उस नैरेटिव के साथ नरेंद्र मोदी सरकार डर गई और एक ऐसा हथियार लेकर आई है जिससे इस सरकार को लगता है कि विपक्ष का पूरा का दलित एजेंडा हम अपनी ओर खींचने में कामयाब रहेंगे। कितनी कामयाबी मिलेगी समय तय करेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।